नमस्कार दोस्तों। सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की नासा की एस्ट्रोनॉट जो पूरे 9 महीने के लिए स्पेस में फंसे रहने के बाद फाइनली 19 मार्च 2025 की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के कोस्ट के पास गुल्फ ऑफ मैक्सिको में सेफली लैंड करती हैं। सुनीता के साथ उनके एक साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी थे जो इस मिशन के कमांडर भी थे। इन दोनों एस्ट्रोनॉट ने 5 जून 2024 को अपने इस मिशन की शुरुआत की थी जिसमें इन्हें बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना था और इसके लिए इन्हें बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना था और प्लान के अकॉर्डिंग आईएसएस से सक्सेसफुली डॉकिंग करवाकर वहां 8 दिन रुककर वापस आना था। तभी इस मिशन का नाम बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट रखा गया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं। जहां इस मिशन से पहले सुनीता विलियम्स टोटल 322 दिन स्पेस में बिता चुकी थी, वहीं बुच विल्मोर 400 से भी ज़्यादा दिन। इसलिए इन दोनों को इस मिशन के लिए चुना गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो मिशन सिर्फ 8 दिन चलना था और 8 दिन के बाद इन्हें वापस आना था, वो 9 महीने बाद वापस आए। ऐसा क्यों? और क्यों इन्हें इतने टाइम के लिए आईएसएस में रहना पड़ा? क्या है इन सब के पीछे का रीजन? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। नासा के ये दोनों एक्सपीरियंस एस्ट्रोनॉट कमांडर बैरी ई विल्मोर और पायलट सुनीता विलियम इस शॉर्ट मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 5 जून 2024 को निकलते हैं। वो एक खास स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर को यूज़ कर रहे थे जो बोइंग कंपनी ने बनाया है। ये बोइंग वही कंपनी है जो एरोप्लेन्स बनाने के लिए मशहूर है। स्टारलाइनर अभी अपने डेवलपमेंट के फाइनल स्टेज में था। इस मिशन का पर्पस था स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग और कैपेबिलिटीज़ का फुल इवैल्यूएशन करना। इसलिए इस मिशन को बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट नाम दिया गया। 6 जून 2024 को लॉन्च होने के लगभग 27 घंटे बाद दोपहर के 1:34 पर यह स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के साथ डॉकिंग की तैयारी करता है। हर स्टेप केयरफुली फॉलो करते हुए डॉकिंग सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन जब स्टारलाइनर आईएसएस से डॉक करने की तैयारी कर रहा था, तब इस स्पेसक्राफ्ट के 5 आरसीएस थ्रस्टर्स फेल हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम आती है ओवरहीटिंग और ज़्यादा थ्रस्टर फायरिंग की वजह से। थ्रस्टर स्पेसक्राफ्ट को मूव और कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये पूरी तरह फेल हो जाता तो स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से टकरा सकता था। ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में बुच विल्मोर ने थ्रस्टर्स का मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और वो इस स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली आईएसएस से डॉकिंग करवा देते हैं। इस डॉकिंग के बाद बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई जो ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाकर सफलता से इसकी डॉकिंग कर चुकी है। इससे पहले ये काम सिर्फ स्पेसएक्स ने किया था। अब दुनिया में सिर्फ 3 देश रशिया, अमेरिका और चाइना ने ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं। जिस समय ये दोनों एस्ट्रोनॉट आईएसएस में पहुंचते हैं, वहां पहले से एक्सपीडिशन 71 के 7 क्रू मेंबर मौजूद थे। रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के अलेक्जेंडर गैब्रिकिन, निकोलाई चब और ओलेग कोनेकोव और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के माइक बैरेंट, मैथ्यू डोमिनिक, ट्रेसी सी डायसन एंड जेनेट एप्स 31 अक्टूबर 2000 को पहली बार आईएसएस पर एक्सपीडिशन टीम गई थी और तब से लेकर अब तक कई टीमें वहां जाकर काम कर चुकी हैं और ये 71st टीम वहां काम कर रही थी जब ये दोनों एस्ट्रोनॉट वहां पहुंचते हैं। एक एक्सपीडिशन मिशन की ड्यूरेशन अप्रॉक्स 6 मंथ की होती है, जिसमें एस्ट्रोनॉट आईएसएस पर रहकर रिसर्च और स्टडीज करते हैं। अपने मिशन के दौरान वो 6 महीने के लिए सारा जरूरी सामान लेकर जाते हैं। एक्सपीडिशन 71 के एस्ट्रोनॉट्स 5 अप्रैल 2024 को आईएसएस पर गए थे और 23 सितंबर 2024 को अपना मिशन कंप्लीट कर वापस धरती पर आ गए। उनके वापस जाने के साथ ही एक्सपीडिशन 72 के क्रू मेंबर उसी दिन आईएसएस पर पहुंच गए जिस दिन एक्सपीडिशन 71 का मिशन खत्म हुआ। अब एक्सपीडिशन 72 के एस्ट्रोनॉट्स स्प्रिंग 2025 तक आईएसएस पर रहेंगे और मिशन कंप्लीट करेंगे। उनके मिशन कंप्लीट करने के बाद एक्सपीडिशन 73 का क्रू मेंबर उनकी जगह लेने के लिए आएगा। ये साइकिल लगातार साल 2000 से चली आ रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुनीता और बुच जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, एक्सपीडिशन 71 और एक्सपीडिशन 72 दोनों मिशंस का हिस्सा रहे। जब ये आईएसएस पर पहुंचे थे तब एक्सपीडिशन 71 चल रहा था और जब ये वापस अर्थ पर आए तब एक्सपीडिशन 72 का मिशन ऑनगोइंग है। यानी इन्होंने दोनों एक्सपीडिशन के बीच का समय आईएसएस पर गुजारा। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमने जाना था कि स्टारलाइनर की मैनुअल डॉकिंग फेल्ड थ्रस्टर्स के साथ की गई थी।
तो अब जब दोनों एस्ट्रोनॉट आईएसएस के अंदर थे तो उन्हें लेकर स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग शुरू की जाती है, जिससे नासा और बोइंग मिलकर करते हैं। इस टेस्टिंग में काफ़ी बातें सामने आती हैं, जैसे पहली बड़ी प्रॉब्लम हीलियम लीक। स्टारलाइनर में कई हीलियम लीक डिटेक्ट हुए। हीलियम एक जरूरी गैस है जो स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अगर हीलियम लीक हो जाती है तो इसका मतलब थ्रस्टर सही से काम नहीं करेंगे। अब इससे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि नासा और बोइंग को लॉन्च से पहले ही पता था कि हीलियम गैस लीक हो रही है, लेकिन उन्होंने मिशन को कैंसिल नहीं किया। उनका कहना था ये मैनेजेबल है, पर जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस में पहुंचा तो लीक और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर ग्लिच। पहले के टेस्ट्स में एक सॉफ्टवेयर बग भी डिटेक्ट हुआ था, जिसमें मिशन इलैप्स टाइमर गलत डाटा कैप्चर कर रहा था। इस वजह से स्टारलाइनर को सही समय का सिग्नल नहीं मिल रहा था। इन सभी टेस्टिंग के बाद नासा और बोइंग इनिशियली चाह रहे थे कि स्टारलाइनर को रिपेयर करके वापस लाया जाए, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि उन्हें इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। अगर कोई रिस्की इमरजेंसी रिटर्न किया जाता तो दोनों एस्ट्रोनॉट्स की जान जा सकती थी। इसके लिए नासा ने वेट करना बेटर समझा। नासा ने बोइंग को अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एक्सप्लोर करने के लिए कहा, लेकिन स्टारलाइनर के इश्यूज इतने सीरियस थे कि बाद में नासा को डिसाइड करना पड़ता है कि स्टारलाइनर अब एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस लाने के लिए रिलायबल नहीं है। यही देखते हुए बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 7 सितंबर 2024 को बिना क्रू के साथ अर्थ पर वापस लाया गया। ये लैंडिंग न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में सुबह 12:01 पर होती है। क्योंकि अब ये मिशन ऑफिशियली एक्सटेंड हो चुका था स्टारलाइनर के धरती पर खाली वापस आने से, तो मिशन एक्सटेंशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने आईएसएस पर अपना समय प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज किया। उन्होंने मल्टीपल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और स्टेशन मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया, जैसे माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन सेल और बैक्टीरिया पर क्या इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ पर कैसे इम्पैक्ट डालती है, आईएसएस के न्यू नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम्स को टेस्ट करना, और अर्थ पर स्टूडेंट और रिसर्चर्स के साथ लाइव सेशंस के माध्यम से स्पेस साइंस और एक्सपेरिमेंट्स के इनसाइट्स शेयर करना। यहाँ ये सभी रिसर्च चल रही थी और वहाँ नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने के लिए स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन का यूज करने का डिसीजन लिया। नासा के पास एक रेडी टू यूज बैकअप स्पेसक्राफ्ट अवेलेबल था, स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन फ्रीडम। ये स्पेसक्राफ्ट पहले से ही आईएसएस पर डॉक था, लेकिन उसका अपना एक प्री प्लान्ड रिटर्न मिशन था, जिसे एक्सपीडिशन 71 के क्रू मेंबर्स को धरती पर वापस लाना था। नासा और स्पेसएक्स को एग्जिस्टिंग स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन मिशन को रीशेड्यूल करना पड़ा ताकि स्टारलाइनर के एस्ट्रोनॉट्स का सेफ रिटर्न उसी स्पेसक्राफ्ट में हो सके। जब नासा ने क्रू ड्रैगन फ्रीडम से स्टारलाइनर के एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने का डिसाइड किया, तब कुछ टेक्निकल और सेफ्टी प्रिपरेशन जरूरी थे। सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट की कैपेसिटी चेक करनी पड़ी, क्योंकि क्रू ड्रैगन एक 4 पर्सन स्पेसक्राफ्ट है, इसलिए इंश्योर करना था कि एडिशनल क्रू के लिए सेफ्टी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर हैं या नहीं। फिर एक री एंट्री और लैंडिंग प्लानिंग भी क्रूशियल थी, जिसमें स्पेसएक्स को न्यू कैलकुलेशन और स्टिमुलस करने पड़े ताकि एस्ट्रोनॉट्स का स्प्लैश डाउन स्मूथली हो। और फाइनली नासा और स्पेसएक्स के बीच मल्टीपल सेफ्टी रिव्यूज और डिस्कशन हुए, जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। जब सब कुछ कंफर्म हो गया, तब स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस ने आईएसएस के साथ 16 मार्च 2025 को सुबह 9:34 पर डॉक किया। 17 मार्च 2025 को एस्ट्रोनॉट को आईएसएस से क्रू ड्रैगन में शिफ्ट किया गया और 18 मार्च 2025 को 10:35 पर इसे अनडॉक किया गया और 19 मार्च 2025 की सुबह 3:27 पर स्पेसएक्स का एस्ट्रोनॉट्स को ला रहा कैप्सूल क्रू ड्रैगन फ्लोरिडा के कोस्ट के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में सेफली स्प्लैश डाउन होता है। यह लैंडिंग उनके 286 दिन के एक्सटेंडेड मिशन का सक्सेसफुल कंक्लूजन था। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन एक रिलायबल स्पेसक्राफ्ट माना जाता है जो मल्टीपल सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट कर चुका है और इस बार भी ये मिशन स्मूथली कंक्लूड हुआ। अर्थ पर वापस आने के बाद नासा की मेडिकल टीम ने एस्ट्रोनॉट्स का हेल्थ इवैल्यूएशन किया। विल्मोर और विलियम को हॉस्टल ले जाया गया, जहां उन्हें अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिला। ये मोमेंट उनके लिए इमोशनल और मेमोरेबल था, क्योंकि एक्सपेक्टेड 8 दिन का मिशन 9 महीने लंबा हो गया था। बोइंग और नासा अब स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की प्रॉब्लम का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं ताकि फ्यूचर मिशंस के लिए इसे और रिलायबल बनाया जा सके। ये इवेंट एक रिमाइंडर है स्पेस ट्रैवल कॉम्प्लेक्स और
चैलेंजिंग होता है, लेकिन हर चैलेंज एक न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होता है जो फ्यूचर मिशंस को और सेफ और एफिशिएंट बनाता है।